जब डॉक्टर वर्मा ने माइंड ट्री रिसर्च लैब का दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देखकर अमन का मुंह खुला का खुला रह गया था। वहां कोई बीपीओ या गन फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा खुला एरिया था जो कि जंगल के बीचों बीच फैला हुआ था। वहां की कंक्रीट के ऊपर लोहे के बड़े बड़े चौकोर खेतनुमा ग्रिल बने हुए थे, जिसमें मिट्टी भरकर तमाम तरह की फसलें उगाई जा रही थी, जिनके बेहद छोटे छोटे पौधे वहां अंकुरित हो रहे थे और काफी सारे डॉक्टर और कृषि वैज्ञानिक वहां शोध कर रहे थे। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि रिया ने ये कौन सी अलग दुनिया बना रखी थी और उसे इसका जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। कैसे हैं अमन जी आप? जैसे ही अमन ने ये आवाज सुनी वो समझ गया कि इस दुनिया को बनाने में रिया अकेली नहीं है, बल्कि कोई और भी है। अमन पीछे पलटा तो देखा करणवीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अमन को तो एक बार के लिए अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि रिया और करणवीर बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए प्रतिद्वंदी थे और यहाँ वो एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर थे। अमन को बिजली के झटके पे झटके महसूस हो रहे थे। उसे नहीं पता था कि रिया उसे एक दिन में इतने ज्यादा सरप्राइज देगी। उसने करणवीर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं अवाक खड़ा रहा। तो आखिर आज रिया ने तुम्हें बता ही दिया? करणवीर ने अमन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ बता तो दिया, लेकिन बड़ी देर बाद बताया। अमन रिया की ओर देखते हुए बोला। उसकी आंखें रिया को ऐसे देख रही थी और मानो जैसे कह रही हो कि रिया मैम, मैं आपका वफादार था इस प्लान को बनाने में, लेकिन आपने अपने प्रतिद्वंदी करणवीर को साथ ले लिया, लेकिन मेरा हाल तक नहीं पूछा। उसने फिर रिया की ओर देखते हुए कहा, क्या दादाजी को पता है इस रिसर्च के बारे में? नहीं, और ना ही अभी बताने की जरूरत है। अगर उन्हें पता चल गया तो पुरानी रंजिश की वजह से वो मुझे करणवीर के साथ काम नहीं करने देंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो हम दोनों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। रिया अमन के सवाल का जवाब देते हुए बोली और फिर बात बढ़ाते हुए आगे कहा, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ डॉक्टर वर्मा, उनके शागिर्द रोहन को और तुम्हें पता है। इसकी कहीं भी किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी अगर इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि उनका पैसा यहाँ यूज हो रहा है। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रिया से बोला, मैम कम से कम मुझे ये तो बताइए कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और आप और करणवीर सर साथ कैसे आए? अमन के सवाल पूछने पर रिया ने सब कुछ शुरू से बताना स्टार्ट कर दिया। सिद्धार्थ जब रिया और उसकी टीम को हनीसैकल का पौधा दिखाने अपने खेतों की ओर ले गया था तो वहां उन्हें हनीसैकल के कई सारे पौधे दिखाई दिए, लेकिन वो पौधा जो कि उसने वेबसाइट पर अपलोड किया था वो सबसे अलग दिखाई दे रहा था। पहले तो रिया ने सोचा कि हो सकता है कि ये वो पौधा ना हो जिसकी वो तलाश कर रही है, लेकिन डॉक्टर वर्मा के कहने पर उसने वो पौधा ले लिए और जब डॉक्टर वर्मा ने उस पौधे पर रिसर्च किया तो वहां के नतीजे हैरान कर देने वाले थे। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस पौधे की उम्र तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ देखने में ये 100 साल पुराना लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गुण 100 साल से भी ज्यादा पुराने हनीसैकल के पौधों से मेल खाते हैं। पहले तो रिया ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और उसे दादाजी को लेने को कहा। उसको लेने के बाद जब जगत प्रसाद माथुर अपने पैरों पर खड़े हो गए तब रिया का माथा थोड़ा सा ठनका और उसे लगा कि इस सिद्धार्थ में जरूर कोई बात है, इसलिए उसने सिद्धार्थ पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। हमेशा उसका फोन उठाना, उसके मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, उससे मिलने के बहाने ढूंढना इत्यादि। और फिर जब सिद्धार्थ ने दोबारा मशरूम और जड़ी बूटियां दी और जब डॉक्टर वर्मा ने उन पर रिसर्च किया तो रिया का विश्वास और मजबूत हो गया कि हो ना हो सिद्धार्थ के पास कोई तो कला है जो कि ऐसे ऐसे चीजें ढूंढ कर लाता है। और फिर उसका चिनार के पौधे को ठीक करना और उसके घर पर भेड़िए का आना, ये सब उसके विश्वास को मजबूत करता जा रहा था। तो क्या आप जानती थी कि वो भेड़िया ही है? अमन ने बात को बीच में काटते हुए सवाल किया। हाँ, रिया ने जवाब दिया। फिर भी आपने उसके यहाँ से सामान लाने के लिए सिर्फ मुझे ही भेजा, जबकि आप जानती थी कि डर के मारे मेरी हालत पतली थी। अमन ने रिया को सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए कहा, उस काम के लिए मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी, रिया ने जवाब दिया और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने वहां भेड़िया देखा था और लौटते वक्त रास्ते में मुझसे सवाल किया था और तुम्हें सिद्धार्थ के ऊपर शक था कि हो ना हो वो कोई तो कलाकारी कर रहा है? हाँ मैम, याद है, अमन ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा।
और उसका जवाब सुनने के बाद रिया ने आगे बताना शुरू कर दिया था। शक मुझे भी था, लेकिन मैं किसी को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि मुझे सिद्धार्थ के ऊपर शक है। और जब मैंने उसकी उगाए हुए खीरे, टमाटर इत्यादि को चखा तो मुझे वैसे स्वाद आज तक कहीं से भी नहीं मिला था। हमने बहुत सारे रिसर्च किए थे, लेकिन उतनी स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट हम अभी तक नहीं उगा पाए थे। इसलिए मैंने डॉक्टर वर्मा को बुलाया और उनके सामने इसके बारे में अपना विचार प्रकट किया कि हम इसके बीजों को कलेक्ट करके इस पर शोध करेंगे कि आखिर सिद्धार्थ की फसलें इतना गुणवत्तापूर्ण कैसे होती हैं। कहते हुए रिया जाकर वहां बने एक ऑफिस के अंदर चली गई और पीछे पीछे डॉक्टर वर्मा, करणवीर और अमन भी चले गए। वहां जाकर वो लोग एक गोल मेज के चारों ओर रखी कुर्सियों पर बैठ गए और रिया ने अमन से आगे कहना शुरू किया। जब मैंने उसके यहाँ से सब्जियां और बाकी जड़ी बूटियां मंगाई और उसे होटल मिडनाइट में एक स्पेशल डिश के नाम से लॉन्च किया, तो मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं ये जानती थी कि होटल मिडनाइट के ब्रांड नेम पर इसके लिए धक्का मुक्की होगी, लेकिन इसको खाने के बाद कस्टमर्स इतना बेहतरीन रिव्यू देंगे, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब सभी कस्टमर्स इंक्लूडिंग करण ने इसका पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो हमने और सामान मंगाया, जिसका सोर्स पता करने के लिए करण ने अपने आदमी भी सिद्धार्थ के गांव भेजे थे। और इनके आदमियों का वहां के एक किसान से झगड़ा भी हुआ था, जिसने इन्हें घटिया क्वालिटी का मटेरियल दिया था। फिर इनके लोग सिद्धार्थ के पास भी गए थे, लेकिन तब तक हमारे आदमी सामान लेकर वहां से निकल चुके थे। रिया जैसे जैसे बता रही थी, अमन उसका चेहरा देखे जा रहा था, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि रिया के अंदर माथुर ग्रुप ऑफ कंपनीज की गद्दी पर बैठने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है और उसे ये कुर्सी सिर्फ जगत प्रसाद की ग्रैंड डॉटर होने की वजह से मिली है। लेकिन रिया के मुंह से निकली एक एक बात आज उसे अचंभे में डाल रही थी और उसके हर अनुमान को गलत साबित करते हुए जा रही थी। फिर रिया ने आगे बताना शुरू किया। चूंकि सिद्धार्थ के पास इतना ज्यादा खेत नहीं है कि वो हमारे जरूरत के हिसाब से फसलें उगा सके, और बाकी किसानों की फसलों में वो बात नहीं थी, और हम सिद्धार्थ को जरा सा भी शक नहीं होने देना चाहते थे कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। उसकी हर फसल का उसके मन मुताबिक पैसे दे रहे थे और बिना किसी जोर जबरदस्ती के हम खरीद रहे थे। इसलिए हमने और डॉक्टर वर्मा ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सिद्धार्थ के फसलों और जड़ी बूटियों को अपने यहाँ पैदा करें। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि आखिर इसे कहाँ और कैसे शुरू किया जाए। हमने और डॉक्टर वर्मा ने बहुत सारी जगह जा जाके देखी, लेकिन कोई भी जगह हमारे काम के लिए उपयुक्त नहीं थी, और हमें इस काम को अपनी कंपनी के इन्वेस्टर से छुपा के भी करना था, क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी पता चलता कि हमने उनके पैसे दवा की रिसर्च के बजाय सब्जियों के रिसर्च में खर्च करना शुरू कर दिया है, तो वो हमारे ऊपर इसे बंद करने का दबाव डाल सकते थे। लेकिन हमें इस मुद्दे को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए डॉक्टर वर्मा ने कप में मिट्टी भरकर उसमें बीज और खाद डालकर रखने लगे। लेकिन ये एक अस्थायी समाधान था। हमें स्थायी समाधान के लिए कोई खुली जगह चाहिए थी, जो कि शहर के पास सिर्फ एक व्यक्ति के पास उपलब्ध थी, और ये जगह सुरक्षित भी थी। रिया की एक एक बात अमन को हैरान किए जा रही थी। उसे अपने नाक के नीचे से ही रिया के द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाना और फिर उसको भनक तक न लग पाना उसे परेशान किए जा रहा था। तो एक बार मुझे भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, शायद उस वक्त मैं ही कोई मदद कर देता। अमन ने रिया की बात को काटते हुए कहा। मैंने सोचा था कि एक बार तुमसे इस मुद्दे पर बात की जाए, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर तुम्हारे बार बार शक करने की वजह से डॉक्टर वर्मा ने ही तुम्हें बताने से रोक दिया था। रिया ने डॉक्टर वर्मा की ओर देखते हुए जवाब दिया। रिया के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुनकर अमन ने डॉक्टर वर्मा को हिकारत भरी नजरों से ऐसे घूरते हुए देखा कि जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। उसे ऐसे घूरते देख डॉक्टर वर्मा रिया से मुखातिब होते हुए बोले, अरे मैम, पूरी बात बताइए अमन जी को। मैंने ये भी कहा था कि समय आने पर अमन जी को बताएंगे, अभी थोड़े दिन वेट कर लीजिए, वरना ये नाहक में मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने आपको रोका था। हाँ मन, और शायद मेरा भी मन यही था, इसलिए मैंने इनकी बात का विरोध नहीं किया और मान गई कि समय आने पर तुम्हें सारा सच बता दिया जाएगा। रिया डॉक्टर वर्मा की बात सुनकर अमन को दिलासा देते हुए बोली, तो ये सब कब से चल रहा है मैम? अमन ने रिया से सवाल पूछते हुए कहा। उसके अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी
जिस दिन इनके आदमियों का सिद्धार्थ के गांव के एक किसान से झगड़ा हुआ था उसी दिन से। रिया ने जवाब दिया, यानी तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन पहले से। अमन ने रिया से सवाल किया तो उसने हामी में सिर हिला दिया। लेकिन आप और करणवीर बिजनेस में इतने बड़े प्रतिद्वंदी हैं, तो एक साथ कैसे आए? क्या इनके साले रणजीत और इनके सचिव रजत को पता है कि आप दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? अमन ने फिर से अगला सवाल दाग दिया। अमन का ये सवाल सुनकर रिया के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान तैर गई और उसने करणवीर की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अब अमन के सवालों का आगे जवाब तुम दो करण। मैं तो थक गई, लेकिन इसके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। रिया की बात सुनकर करणवीर ने अमन को आगे बताना शुरू कर दिया था कि कैसे वो और रिया एक साथ आए थे। करणवीर अमन की तरफ घूमकर बोला, उस दिन जब मैं वो फ्रूट सलाद खाकर अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका स्वाद मेरे जुबान से हट नहीं रहा था और फिर मैंने एक प्लान बनाया। कहते हुए करणवीर ने आगे की घटना बतानी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे वो अमन के सामने घटना का वर्णन करते जा रहा था, वैसे वैसे अमन का चेहरा आश्चर्य के साथ भरता जा रहा था। आखिर क्या था करण का प्लान और ऐसी क्या जरूरत आ गई कि 2 प्रतिद्वंदियों को साथ आना पड़ा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।